नमस्कार कक्षा 9 के प्यारे बच्चों। दूरदर्शन की इस कक्षा में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं स्मिता शर्मा। मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची जिला रायसेन में है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन भारत पार्ट 1 की NCERT क्लास 9 का लेसन 4 जलवायु। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जेट वायुधारा यह सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर लगभग 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चलती हैं। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तथा सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये जो हमें येलो कलर से दिखाई दे रही हैं यही हैं जेट धाराएं और ऊपर जो है वो पोलर यानी कि ध्रुवीय जेट धाराएं और ये उष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। नीचे भी उष्णकटिबंधीय जेट धाराएं और उसके नीचे ध्रुवीय जेट धाराएं हैं जो कि बहुत तेज गति से ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। जेट धाराओं का एक फिक्स एरिया होता है, जैसे ये है इक्वेटर, और जेट धाराओं का एरिया 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही होता है। ठीक है, इसी दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। देखिए, ये जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर के पास होती है। भूमध्य सागर के पास से हवाएं पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ हो जाती हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चलती है। एक जेट पूर्वी धारा जिसके उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री अक्षांश में प्रवाहित होती हैं। एक जेट पवन जो है उसे जिसे कि हम पूर्वी जेट पवन कहते हैं, यह भारत के प्रायद्वीपीय भाग में 14 डिग्री अक्षांशों के ऊपर प्रवाहित होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रभाव के कारण होता है। यह भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। देखिए, ये भूमध्य सागर है और उस टाइम यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, इस कारण यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और इन चक्रवातों की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है और इसी टाइम पर सूर्य दक्षिणायन होता है और सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ थोड़ी सी दक्षिण में खिसक जाती है। तो इन पश्चिमी विक्षोभों की दिशा थोड़ी सी हिमालय के पास आकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जिस कारण भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश होती है। इन सभी क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है और इन्हीं को हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा यह पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जब लौटते हुए मानसून से बारिश होती है तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अत्यधिक न्यून वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तो यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर बहुत तेजी से बरसात होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय मानसून की प्रक्रिया के प्रमुख तथ्य कौन से हैं। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की
विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जबकि उसके आसपास समुद्रों के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। हिंद महासागर में मैडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ये मैडागास्कर है, ठीक है, और यहाँ पर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इस उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। मानसूनी पवनें यहाँ से आती हैं और टकराकर वापस भारत की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसका भारत के मानसून पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तिब्बत का पठार जो है वो भारतीय मानसून में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराओं का प्रभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु के मौसम में हिमालय पर्वत जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का प्रभाव होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जोन, यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ITCZ जो है ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा और ये भूमध्य रेखा के निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पर ITCZ वाले क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें एक दूसरे से आकर मिलती हैं, ठीक है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है। यह अभिसरण क्षेत्र जो है ITCZ का, यह विषुवत के लगभग समांतर होता है। सूर्य की आवासीय गति के साथ साथ यह उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसक जाता है। सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी थोड़ा दक्षिण की तरफ खिसक जाता है, और जब सूर्य उत्तर की तरफ आता है तो ITCZ यानी अंतरा उष्णकटिबंधीय पेटी भी थोड़ी सी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। एल नीनो, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर स्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। यह पेरू का तट, और पेरू के तट पर विषुवत रेखीय गर्म जलधारा तथा पेरू की ठंडी धारा आकर मिलते हैं। जब पेरू की ठंडी धारा यहाँ पर आती है तो यह ठंडी धारा जो है वो अधिक शक्तिशाली होने के कारण इसको अपने में मिला लेती है, और इन ठंडी धाराओं की दिशा जो है अपने पश्चिम की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए समुद्रों पर सभी जगह हाई प्रेशर होता है और महाद्वीपों पे लो प्रेशर होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और अच्छी बारिश होती है। परंतु एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है कि जो विषुवत रेखीय करंट है इसका तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक बढ़ जाता है। यह घटना हर 5-10 साल में होती है, और नीचे से पेरू की ठंडी धारा जब आकर मिल रही होती है तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो पेरू की ठंडी धारा जो है वो
उसका प्रभाव कम हो जाता है एवं विषुवत रेखीय करंट का प्रभाव अधिक होने के कारण समुद्रों का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। सामान्य से अधिक बढ़ जाने के कारण समुद्रों पर भी लो प्रेशर हो जाता है और महाद्वीपों पर भी लो प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण कि बारिश नहीं होती है। इस कारण विश्व के सभी क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से एल नीनो का भारत के मानसून पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, तो एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें शिथिल कर देती है। जब समुद्रों का तापमान बढ़ जाता है तो सभी महाद्वीपीय क्षेत्रों पर के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है और स्थिति जो है वो चेंज हो जाती है, नॉर्मल स्थिति से बिल्कुल अलग हो जाती है। ऋतुएं, भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। पहली है शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु और तीसरी है वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलती है। कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तरी भारत कहलाता है। यहाँ पर शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होती है और फरवरी तक चलती है। ठीक है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। शीत ऋतु में चूंकि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है इसलिए वायुदाब का क्षेत्र जो है वो उत्तरी भारत में बन जाता है। यानी कि उत्तरी भारत में हाई प्रेशर उच्च वायुदाब होता है और समुद्रों में, ठीक है, दक्षिण की ओर यानी कि समुद्रों पर लो प्रेशर होता है। इसलिए हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि उत्तरी भारत से समुद्रों की तरफ चलने लगती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर यह विशेष लक्षण है। यह कम वायुदाब वाली भूमध्य सागरीय एवं पश्चिमी एशिया में उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में देखा जाए तो यह यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव होता है जो कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और भूमध्य सागर से पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बरसात करते हैं और इसी कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप की पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो तापमान जो है वो उत्तरी भागों में अधिक बढ़ने लगता है तथा दक्षिणी भागों में तापमान कम होने लगता है। भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी होती है। ये जो उत्तरी भाग है यहाँ के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। जब तापमान में अधिक वृद्धि होती है तो वायुदाब कम हो जाता है और जब वायुदाब अधिक होता है तो तापमान कमी होता है, तभी वायुदाब वहाँ पर अधिक होता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर, ये थार का रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर के पठार तक एक कम वायुदाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
यहाँ धार से लेकर हम कहाँ पर जाएंगे, पटना, और पटना से छोटा नागपुर के पठार तक एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं लू। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्मी एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी यह देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी होता है। गर्मियों में अक्सर हम देखते हैं कि जब अचानक से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सब यही कहते हैं कि लू लग गई। लू यानी कि बहुत अधिक गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जिनके प्रभाव से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। गर्मियों के मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किस क्षेत्र में हिमवृष्टि एवं अत्यधिक जो बैसाख के महीने में जो वर्षा होती है तो भारत के किस भाग में उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न वायुदाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्धों की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है क्योंकि यह पवनें महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। इसलिए यह अपने साथ इस महाद्वीप के बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें जो हैं वो समुद्रों से आती हैं तो ये महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक नमी लेकर आती हैं। उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर यह मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंचती हैं। उत्तरी पूर्वी भाग इन्हें छोड़ दिया जाए तो देश के शेष भागों में ये पहुंचने इन्हें 1 महीना लग जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भारत के मानसून को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अरब सागर का मानसून और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून है। जब भी दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो ये संपूर्ण भारत के मौसम को परिवर्तित कर देता है। मानसून के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों पर भारी वर्षा होती है और दक्कन के पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। जब अरब सागर का मानसून यहाँ पर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी से होकर जाता है, बाकी तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इस वजह से आंतरिक भागों में वर्षा नहीं हो पाती है शुरुआत में। लेकिन तापी नदी और नर्मदा नदी की घाटियों से निकलकर मानसून मध्य प्रदेश व दक्कन के पठार के कुछ भागों में वर्षा कर देते हैं। मानसून की एक शाखा उत्तर की तरफ चली जाती है, दूसरी शाखा गंगा के मैदानों में प्रवेश करती है तथा यह भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पहुंच जाती है। और एक जो शाखा है जो उत्तर की तरफ जाती है यह हिमालय और हिमाचल आदि प्रदेशों में वर्षा करती है। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ होने के कारण यह शाखा राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए राजस्थान का जो थार क्षेत्र है पूरी तरह से सूखा क्षेत्र रह जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। अधिकतर वर्षा जो है वो उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। ये जो अरब सागर का जो मानसून है वह
गंगा के मैदानों से उत्तरी पूर्वी भाग में आता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वह भी सीधा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचता है, इसलिए ये खासी की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर मोहसिन राम स्थित है। खासी, गारो, जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियां हैं और ये है मोहसिन राम, ये यहीं पर स्थित है। और चूंकि इन पहाड़ियों की आकृति कीप के समान है, इसलिए यहाँ पर हवाएं आपस में टकरा टकरा कर बहुत अधिक वर्षा करती हैं। इसी कारण मोहसिन राम जो है वो विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जैसे जैसे गंगा की घाटी के पश्चिम साइड हम जाते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा भी बहुत कम होती चली जाती है। इसी कारण गुजरात एवं राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों में। अब हम देखेंगे मॉनसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है। मॉनसून के गर्त का अक्ष जो है वो गंगा के मैदान के ऊपर होता है, तो मैदानी भागों में अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, जब अक्ष जो है हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। हम देखते हैं बारिश के सीज़न में कभी तेज़ वर्षा होने लगती है और फिर कुछ दिन के लिए बरसात रुक जाती है। उसका कारण यही है कि जब जो गंगा के मैदानों में गर्त का अक्ष होता है तब यहाँ पर भारी वर्षा होती है, और जब अक्ष ऊपर चला जाता है तो बरसात बंद हो जाती है। फिर पुनः जब ये अक्ष वापस गंगा के मैदानी भागों में आ जाता है, फिर से मैदानी भागों में बरसात होने लगती है। जब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है, तो इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात अधिक होती है तो नदियों का पानी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाता है और अत्यधिक जल होने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि काफ़ी विनाशकारी होती हैं। अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। हमारा आंसर है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोहसिन राम है, तथा यहाँ पर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट गुफाएं भी हैं। चूने की गुफाएं, जहाँ पर कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की आकृतियाँ चूने के द्वारा बनाई जाती हैं, इस तरह की गुफाएं भी यहाँ पर हमें मिलेंगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मानसून की वापसी। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न वायुदाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पूरी गर्मियाँ अक्टूबर नवंबर तक आते आते यहाँ पर अत्यधिक निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चक्रवाती निम्न वायुदाब से संबंधित होता है और यह स्थानांतरण चक्रवात में परिवर्तित होता है, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये चक्रवात जब चलते हैं तो यह भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है, और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। हमने देखा है कि अधिकतर वर्षा जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में व आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में होती है, तो वह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण ही होती है। कभी कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों से होती है। कभी कभी ये चक्रवात जो हैं वो ऊपर जाकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भी
पहुंच जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा कर लेते हैं कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। सिलचर नहीं, चेरापूंजी यहाँ पर भी नहीं, मौसिनराम। तो अभी हमने ये आंसर पढ़ा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भागों में लू चलती है, जिसके कारण कई समस्याएं लोगों को उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये भी हमने अभी पढ़ा था, तो आप बता सकते हैं। चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, जो कि भूमध्य सागर से उठते हैं, भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलकर भारत में एंटर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। ठीक है, ये भी आप बता देंगे। मई में के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में और अगस्त के प्रारंभ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में। जून से प्रारंभ होकर यह सितंबर तक चलता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।